हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स आखिरी हत्यारा। संजय गुप्ता पेश करते हैं आखिरी हत्यारा। लेखक हनीफ अजहर, सहयोग विवेक मोहन, संपादक मनीष गुप्ता, चित्र दिलीप चौबे, सहयोग दीपिका विनीत, कलर स्कीम टी.आर. आज़ाद। सन 1947 से पहले का भारत अंग्रेज़ों का गुलाम, सैकड़ों छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ, जिन पर राज चलता था राजघरानों का। और इन राजघरानों में जहाँ कुछ राजघराने देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, वहीं कुछ राजघराने देशद्रोह के लिए देशद्रोह में अग्रणीय थे। जहाँ देशभक्त राजघराने अपने देश और अपनी मातृभूमि पर जान देने वालों से भरे हुए थे, वहीं देशद्रोही राजघरानों में अपने स्वार्थ और सत्ता के लिए अपनों की जान लेने वालों की कमी नहीं थी। खच किसी का भी नामो निशान मिटा देना इन राजघरानों का बाएं हाथ का खेल था। और ऐसा करने के लिए वे सहायता लेते थे उस विशेष जाति की जो कहलाई जाती थी कहर जाति, जिसका हर व्यक्ति था हत्या करने की सैकड़ों गुप्त कलाओं का ज्ञाता, बिना हथियार उठाए बिना युद्ध लड़े पूरी की पूरी सेनाओं को समाप्त करने में माहिर। सन 15 अगस्त 1947 भारतीय इतिहास का वह सुनहरा वर्ष जब भारत माँ के सपूतों के लहू की लाली रंग लाई। 200 वर्ष पुरानी गुलामों की जंजीर को तोड़कर आज़ाद हुई भारत माँ। यूनियन बैंक की जगह लहराया तिरंगा। स्वतंत्र हुआ हर भारतवासी। और भारतवासियों को यह स्वतंत्रता सिर्फ अंग्रेज़ों से ही नहीं बल्कि उन राजघरानों से भी मिली जिनकी वजह से सारा भारत छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। और ऐसा हुआ लोकतंत्र की वजह से। लोकतंत्र ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया। इसी लोकतंत्र की वजह से जहां देशभक्त और न्यायप्रिय राजघरानों को रियासतों की जगह जागीरों से संतोष करना पड़ा, वहीं देशद्रोही और अंग्रेज़ों का साथ देने वाले राजघरानों को अपनी संपत्ति से हाथ धोना पड़ा। उन्हें कैद करके उनके आतंक और अन्याय को सदा के लिए समाप्त कर दिया गया। इसी के साथ उनकी ताकत कहर जाति को भी समाप्त कर दिया गया। सन 1997 स्वतंत्रता प्राप्ति का 50वां वर्ष, जिसे पूरा देश पूरे हर्षोल्लास से मना रहा है। ऐसे में भला कहाँ पीछे रह जाता बीजी राव राजघराना, जिसने आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दिल्ली से कुछ ही दूर स्थित रामगढ़ के अपने महल रूपी निवास पर इस राजघराने ने स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसका मुख्य अतिथि था देश प्रेम की ज्वाला को प्रज्वलित रखने के प्रयास में रत तिरंगा। देशभक्त बीजीराव घराने ने आज़ादी की वर्षगांठ के समारोह में मुझे अपने महल में आमंत्रित किया है। मैं कुछ ही देर में वहां पहुंच जाऊंगा। रामगढ़ पहुंचने से पहले तिरंगा को कुछ देर रुकना पड़ा, क्योंकि आगे सड़क पर मौजूद था उसे रोकने के लिए मजबूर करने वाला दृश्य। ओह, किसी भी खुशी का इसके बिना क्या मज़ा। दौलत की जिस धूल ने इन रईसजादों के दिमागों को ख़राब कर रहा है, उसे उड़ाकर इनकी आंखें खोलनी होंगी। तिरंगा के हाथ से छूटी ढाल ने पलक झपकते ही अपने लक्ष्य को भेदा। खच सड़क पर लड़खड़ा उठी कार को उसके ड्राइवर ने बड़ी मुश्किल से संभाला। जिन खाली बोतलों को तुम सड़क पर फेंक रहे हो, उनकी चपेट में आने वाले वाहन का यही हाल होगा। उम्मीद है तुम्हें इसका एहसास हो गया होगा और अब तुमने शांति से एक जगह बैठकर मौज मस्ती करने का विचार बना लिया होगा। विचार हमने बना लिया है कि हम इन बोतलों को सड़क की बजाएं तुम्हारे सिर पर फोड़ेंगे। तुम्हारी इस हरकत ने बता दिया है कि तुम जो भाषा समझते हो वो प्यार की नहीं, धड़ाक मार की भाषा है। अगले ही क्षण तिरंगा कार पर और कार वाले ज़मीन पर नजर आए। भाग, मैं तुझे चीर डालूंगा। तेरे बाकी दोस्त खुशकिस्मत निकले कि उनका खून तुम्हारी तरह उबाले नहीं मार रहा, वरना वे सड़क पर नहीं तुम्हारी तरह इन कटीली झाड़ियों में पड़े होते। था उसका कटीली झाड़ियों में गिरना था कि हवाइयाँ उड़ने लगी बाकियों के चेहरे पर। ब्रजेश जहरीली नागफनी झाड़ियों पर गिर पड़ा। निकालो इसे, वरना ये जिंदा नहीं बच पाएगा। सभी झाड़ियों में गिरे अपने साथी की तरफ लपके, जबकि तिरंगा लपका अपनी बाइक की तरफ। तुम्हें अपनी करनी की अच्छी सज़ा मिल चुकी है और साथ ही मिल चुका है ये सबक भी कि जिससे दूसरों को परेशानी हो, ऐसा काम कभी ना किया जाए। वहाँ से रवाना हुआ तिरंगा कुछ ही देर में रामगढ़ जा पहुँचा। रामगढ़ पधारने का धन्यवाद तिरंगा। हम धर्मवीर बीजीराव तुम्हारा स्वागत करते हैं। धन्यवाद राजा साहब। ये हमारे बेटे हैं शौरवीर, परमवीर, तीसरा बेटा करमवीर भी अभी आता होगा। हम उससे भी तुम्हें मिलवा देंगे। और तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि ये तीनों जुड़वा हैं। इनमें ना कोई छोटा है और ना बड़ा। इनकी इसी विशेषता के कारण हम अजीब उलझन में फंसे हुए हैं। समझ नहीं पा रहे हैं कि अपना वारिस किसे बनाएं। और अब मिलिए हमारे सबसे विश्वास पात्र दीवान हुकुम सिंह से। यह हमारे परिवार के सदस्यों की तरह ही है, इसलिए हमने इनके रहने का प्रबंध महल में ही कर रखा है। आप सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम जैसे देशभक्तों से मिलकर हमें भी खुशी होती है तिरंगा।
करमवीर भी तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। नहीं, इसे देखकर मेरा खून खुशी से नहीं गुस्से से उबल रहा है। ओह, ये बददिमाग नौजवान है राजा साहब का तीसरा लड़का। इसकी वजह से मेरा सबसे प्यारा दोस्त अजय मौत से जूझ रहा है। इस नौटंकी को तुरंत यहाँ से भगाओ पिताजी। करमवीर के मुंह से निकले वे शब्द राजा साहब के तन बदन में आग लगाते चले गए। इसी के साथ एक झन्नाटेदार झापड़ करमवीर के गाल पर पड़ा। जबान संभाल कर बात करो करमवीर, यह नौजवान हमारे देश की शान है और देश की शान के खिलाफ बोलने वाले को हम माफ़ नहीं करते, फिर चाहे वह हमारी अपनी ही औलाद क्यों ना हो। एक बार फिर घूम उठता राजा साहब का हाथ अगर तिरंगा ने उसे रोक न लिया होता। छोड़िए राजा साहब, माजरा क्या है? तिरंगा ने सारा माजरा समझा दिया। सब कुछ सुनने के बाद, इसमें गलती तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की है करमवीर, तुम्हें तिरंगा से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं जानता हूँ तुम दोनों क्यों इसकी तरफदारी कर रहे हो। इससे पिताजी खुश हो जाएंगे और तुम दोनों को अपनी सारी जायदाद दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, हरगिज़ नहीं होने दूंगा। गुस्से से पैर पटकता करमवीर वहाँ से चला गया। करमवीर के व्यवहार के लिए हम शर्मिंदा है तिरंगा। कोई बात नहीं राजा साहब, भूल जाइए इसे। तनाव भरा हुआ माहौल जब सामान्य हुआ तो राजा साहब ने अपने दीवान को आदेश दिया, समारोह की तैयारी करवाइए दीवान साहब। जो हुक्म राजा साहब। जल्दी ही धूमधाम से मनाया गया आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ का वह समारोह, जिसमें मौजूद हर भारतवासी खुशी से झूम रहा था। राजा धर्मवीर बीजी राव की बूढ़ी आंखें 50 साल पहले मनाए गए आज़ादी मिलने के प्रथम दिन को याद करके खुशी के आंसुओं से भर आई थीं। लेकिन किसी की आंखों में भरे आंसू खुशी के नहीं, क्रोध और बदले की आग का घोतक थे। और यही बात साबित कर रही थी कि राजघराने की यह खुशियाँ स्थायी नहीं थी, उन पर ग्रहण लगने वाला था और तिरंगा इसका गवाह बनने जा रहा था। आज रात आराम करो तिरंगा, कल सुबह मिलेंगे। गुड नाइट। अपने कमरे में पहुंचा शौर्यवीर क्या जानता था कि कल की सुबह देखना उसकी किस्मत में नहीं है, क्योंकि आज रात ही उसकी ज़िंदगी में छा जाना था मौत का अंधेरा। ये सुंदर सा डिब्बा किसने रखा है मेरे कमरे में? शायद कोई उपहार है जिसे समारोह के दौरान मेरे किसी चाहने वाले ने दे दिया होगा और दीवान जी ने इसे यहाँ पहुँचा दिया होगा। देखो क्या है इसमें। अरे, पैकेट खुला और इसी के साथ खुल गई शौर्यवीर की आंखें, क्योंकि उपहार के रूप में पैकेट के अंदर मौजूद थी साक्षात मौत। उस गो के रूप में जिसने पैकेट खुलते ही भयंकर तरीके से छलांग मारी और शौर्यवीर के टैटुए से लिपट गई। एक क्षण बाद ही वह गो शौर्यवीर के शरीर से अलग हुई। इसी के साथ गूंजी शौर्यवीर की वह अंतिम चीख, जिसने महल के जर्रे जर्रे को हिला कर रख दिया। आई! पलक झपकते ही तिरंगा सहित महल का हर शख्स उस कमरे में मौजूद था जिसमें पड़ी थी शौर्यवीर की लाश। हर कोई फटी फटी आंखों से शौर्यवीर की लाश को देख रहा था। तिरंगा को छोड़कर हत्यारा फरार हो चुका है, लेकिन अगर बारीकी से यहाँ का निरीक्षण करूँ तो शायद मैं हत्यारे के बारे में कुछ जान सकूँ। पूरे कमरे में खुर्दबीन की तरह फिर गई तिरंगा की तेज़ निगाहें, जिन्हें नज़र आए किसी जानवर के खून से सने छोटे छोटे पंजे, और वह पैकेट जिसमें मौजूद था वह रोंगटे खड़े कर देने वाला पत्र। सब मरेंगे बारी बारी। आखिरी हत्यारा। आखिरी हत्यारा? कौन है ये आखिरी हत्यारा जिसके नाम ने यहाँ सनसनी फैला दी थी? वह वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। तूने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया है गौरा ने, अब तू आज़ाद है। तेरा काम खत्म हुआ, लेकिन मुझे अभी सक्रिय रहना है, क्योंकि जब तक मेरा मकसद खत्म नहीं हो जाता मेरा काम खत्म नहीं होगा। इधर नफ़रत की मकड़ी अपना जाल बिछा रही थी, जबकि इधर राजा साहब संयम रखिए, खूनी को कोई नहीं डाल सकता। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके बेटे को मौत के घाट उतारने वाला यह आखिरी हत्यारा जो भी है, मैं उसे पकड़ कर ही रहूँगा। आखिरी हत्यारे को उसके अंजाम तक पहुँचा कर ही अब मैं यहाँ से वापस लौटूंगा। हत्यारा कौन है और उसने शौर्यवीर की हत्या कैसे की, ये सब जानने के लिए मेरे पास एक सबूत मौजूद है, लेकिन उस सबूत को पुख्ता करने के लिए मुझे काफ़ी जांच पड़ताल करनी होगी, और उसके लिए मैं महल की लाइब्रेरी में रात को चुपके से पहुंचूंगा। क्योंकि अगर हत्यारा इसी महल में मौजूद है तो दिन में मुझे लाइब्रेरी में देखकर सावधान हो सकता है। उसी रात महल की लाइब्रेरी में मौजूद तिरंगा वहाँ मौजूद किताबों में अपने मतलब की चीज़ तलाश करने में जुट गया। सतर्क थी उसकी आंखें और चौकन्ने थे उसके कान। ठक ठक, पच्छापों की धीमी आवाज़। इसका मतलब बाहर कोई दबे पाँव चल रहा है, लेकिन कौन? तिरंगा तेजी से लपका। बाहर उसे जो शख्स दिखाई दिया उसे वह अच्छी तरह से पहचानता था। यह तो दीवान हुकुम सिंह है, लेकिन यह इतनी रात गए कुंवर परमवीर के कमरे की तरफ क्या करने जा रहा है? तिरंगा ने आगे बढ़कर उसे रोकना चाहा, लेकिन फिर अपने आप को ही रोक लिया। हो सकता है दीवान और कुंवर को कोई आपसी मामला हो, मेरा उसमें खलल डालना बेकार है। फिर तिरंगा वापस लौट आया और अपने काम में व्यस्त हो गया। रात शांति से गुजरी, लेकिन दिन एक बहुत बड़ा विस्फोट अपने साथ लेकर आया। आई! परमवीर अपने कमरे में मृत पड़ा था।
शौरवीर के बाद परमवीर की मौत ने सभी के मस्तिष्कों को भक्क से उड़ा दिया, और उस समय तो सभी के जिस्म सनसना उठे जब वहाँ मिला वह कागज़। आखिरी हत्यारा। ओह, रात की बात याद करके तिरंगा के दिमाग में चींटियाँ सी रेंगने लगी। इसका मतलब रात को दीवान परमवीर की हत्या करने के लिए ही उसके कमरे की तरफ दबे पाँव बढ़ रहा था। काश मैंने उसे रात को ही रोक लिया होता। परमवीर के शरीर पर ना तो कोई चोट का निशान दिखाई दे रहा और ना ही किसी घात का। उसने हत्या की किस तरीके से? जहर से इसे मारा गया हो ऐसा भी नहीं लगता, क्योंकि जहर की वजह से शरीर में जो नीलापन आ जाता है उसका इसके शरीर पर कोई नामो निशान नहीं है। लाश के पास से सभी हट जाइए। पुलिस आ पहुंची। जल्दी ही पंचनामा हो चुका था। लाश पोस्टमार्टम के लिए जाएगी राजा साहब, आपको कोई एतराज़ तो नहीं? नहीं इंस्पेक्टर। दुख का पहाड़ टूट पड़ा था राजा धर्मवीर बीजी राव पर, जिसने तिरंगा के क्रोध को और भी भड़का दिया। मैं आपके दुख की भरपाई तो नहीं कर सकता राजा साहब, लेकिन उस पर मरहम ज़रूर लगा सकता हूँ। मैं आपके दोनों बेटों के उस हत्यारों को लाकर आपके कदमों में डाल दूंगा, जिसका नाम है दीवान हुकुम सिंह। कर और वार कर दे मुझे लाहौलियाँ, क्योंकि मेरे जिस्म से निकलता खून मेरे गुस्से की आग में घी का काम करता है। हा 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 हा। बाग के हर वार पर ठहाके लगाता हुकुम सिंह कुछ देर बाद ही दरिंदे सा खूंखार नजर आने लगा। बस कर चूहे, क्योंकि अब हुकुम सिंह को गुस्सा आ चुका है, और जब हुकुम सिंह को गुस्सा आता है तो मौत भी उसका हुक्म मान दम दबाकर भाग खड़ी होती है। था कमीन की जिनमें भरी है सारे ज़माने की, वही बात कर रहे हैं मौत को हराने की। तिरंगा आओ, कैसे आना हुआ? मैं शौरवीर और परमवीर की हत्या करने वाले आखिरी हत्यारे को पकड़ने आया हूँ, और वह हत्यारे तो वो हुकुम सिंह। क्रोध से सूखे पत्ते की तरह काँप उठा हुकुम सिंह। जिस दिमाग में मेरे खिलाफ ऐसे झूठे विचार आते हैं मैं उसे हमेशा के लिए नष्ट कर देता हूँ। अगर तुम राजघराने के मेहमान ना होते तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता। हुकुम सिंह, मैंने तुम्हें रात को खुद अपनी आंखों से परमवीर के कमरे की तरफ जाते देखा था। रात को मैंने परमवीर की हत्या नहीं की, लेकिन तूने रात को मुझे देख लिया है, इसलिए मैं तेरी हत्या ज़रूर करूँगा। था तिरंगा को लगा मानो भारी हथौड़ा टकराया उसके चेहरे से। उधर तिरंगा संभला और इधर हुकुम सिंह ने संभाल लिया मौत का वह सामान। मेरे हाथों में लगे ये नेजे देख रहा है ना तिरंगा, इनसे अपने बहुत से दुश्मनों को टुकड़ों में बांट चुका हूँ। मैं अपने भूखे बाग का निवाला बना चुका हूँ। उफ, इसमें गैंडे जैसी ताकत तो है ही, साथ में चीते ऐसी फुर्ती भी है। मुझे अपनी सभी कलाओं के साथ पूरी तरह सतर्क रहना होगा, क्योंकि इसके सामने ज़रा सी चूक का मतलब है बाग की भूख मिटाने का सामान बनना। ओह, मेरे इतने सटीक और तेज़ वार का इस पर ज़रा भी असर नहीं हुआ था। कोई और होता तो तिरंगा के इस वार से तड़प उठता, लेकिन वह तड़पने के स्थान पर तिलमिलाया, दर्द से नहीं क्रोध से। मेरे शरीर पर जितना तेज़ वार होता है मेरा गुस्सा उतना ही बढ़ता है, और मेरे दुश्मन की मौत और पास आ जाती है। गर्म सलाखों की भांति तिरंगा के जिस्म घुसते चले गए वे नेजे, लेकिन तिरंगा के कंठ से चीख भी ना निकली। तिरंगा को अपनी मजबूत बाहों के शिकंजे में पकड़ चुका था हुकुम सिंह। उफ, तेरी मौत मेरे हाथों ही लिखी है तिरंगा। दीवार में गड़े उस नुकीले लोहे के खंभे के रूप में जाकर उसके गले लग जा। हुकुम सिंह ने तिरंगा को पूरी शक्ति से रुई के बोरे की तरह दीवार पर गड़े उस नुकीले खंभे की तरफ उछाल दिया, जो तिरंगा को यमराज के पास पहुंचाने का साधन बनने जा रहा था। लेकिन इतनी आसानी से मौत का निवाला बन जाने वालों में से कहाँ था वह देश का बेटा था। यह लड़ाई जितनी लंबी खिंचेगी उतना ही मुझे नुकसान होगा, इसलिए मुझे इसे जल्द ही ख़त्म करना होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा के कॉमिक विशेषांक आखिरी हत्यारा के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।